के प्रायोजक है एरोफॉल्गन सिरप, खून बढ़ाए, शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। नमस्कार, आर्यन अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। बिहार में चल रही राजनीतिक हलचलों और जेडीयू भाजपा के रिश्ते टूटने की वजह से पिछले हफ्ते हमें आर्यन अभियान को विराम देना पड़ा था और आज से हम इस कार्यक्रम को लेकर फिर हाजिर हैं। आज से बाढ़ से बचाव की तैयारी पर चर्चा होगी। बिहार में हर साल बाढ़ आती है और हर साल इससे निपटने की तैयारियां भी होती हैं। जब मानसून समय पर नहीं आता या दगा दे जाता है तो बाढ़ नियंत्रण की तैयारी की कमियां छिपी रह जाती हैं। लेकिन जैसे ही जोरदार बारिश होती है या फिर नेपाल से अत्यधिक पानी छोड़ा जाता है, बाढ़ से बचाव की तैयारियों की पोल खुल जाती है। इस साल भी मानसून से पहले बाढ़ से बचाव के लिए निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ, आज हम इस विषय पर करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आर्यन अभियान। हर साल बाढ़ से जूझना बिहार की किस्मत है। बिहार में नदियों की स्थिति और उनका जल प्रबंधन भी बाढ़ के लिए ही जिम्मेदार है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बाढ़ बिहार की नियति है। उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ तबाही के रूप में सामने आती है। उत्तर बिहार की नदियों में 7 प्रमुख हैं: घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। बरसात में ये नदियां बिहार के 13 जिलों में तबाही मचाती हैं। ये नदियां आपस में मिलती हैं और गंगा के जरिए बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती हैं। गंगा बिहार के पानी को समुद्र तक पहुंचाने वाली एकमात्र नदी है। गंगा में सबसे पहले घाघरा प्रवेश करती है। गंडक पटना के सामने उस पार गंगा से मिलती है। बूढ़ी गंडक खगड़िया में गंगा से संगम करती है। कोसी नदी बागमती और कमला का जल लेकर कुर्सेला के पास गंगा से मिलती है। कोसी उत्तर बिहार की सबसे बड़ी नदी है। मुख्यतः 7 नदियों से बने होने के कारण नेपाल में इसे सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। कोसी समतल में बराक क्षेत्र में चतरा के पास उतरती है। कोसी का मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र उच्च हिमालय में है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का पानी कोसी में ही आता है। नेपाल के लगभग 1/3 भाग का पानी कोसी गंगा में पहुंचाती है। बिहार में इसके बेसिन का विस्तार 11,410 वर्ग मीटर है, जो इसके जल ग्रहण क्षेत्र का मात्र 8वां भाग है। कोसी अपनी धारा बदलने के लिए कुख्यात रही है, जिससे इसे बिहार का शोक भी कहा जाता था। ऐसा इसके प्रवाह पथ में भारी मात्रा में गाद जमने के कारण होता है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा गाद ढोने वाली नदी है। गत 250 सालों में यह नदी पश्चिम की तरफ 150 किलोमीटर खिसकी है। कोसी के बहाव को काबू में रखने के लिए 1957 में भारत नेपाल सीमा पर 9 लाख क्यूसेक जल निकासी क्षमता का एक बराज बनाया गया। डाउन स्ट्रीम को नियंत्रित करने के लिए तटबंध बनाए गए हैं। कोसी बराज भारत नेपाल समझौते की देन है। इसका प्रबंधन भारत के हाथ में है और वही इसका पूरा व्यय करता है। भारत सरकार इसके लिए पूरा कोष बिहार सरकार को उपलब्ध कराती है। इन पैसों से बराज और तटबंधों का रखरखाव किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन न्यूज। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो बाढ़ से कितने तैयार हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। बस आपको फोन उठाना है, नंबर घुमाना है। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। आप हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु भास्कर जी हैं, जो राजद नेता, बहुत बहुत स्वागत। और आप पूर्व विधायक भी रह चुके हैं सुधांशु जी, पहला सवाल हम आपसे ही करना चाहेंगे, कितने तैयार हम? ये एक सवाल हमने खड़ा किया है क्योंकि अगर आप देखें जैसे ही मानसून आता है, अगर मानसून अच्छा हो गया तब तो पोल खुल जाती है। बाढ़ की वजह से कई तरीके की त्रासदी भी होती है, नुकसान भी पहुंचता है, जान पर भी आफत आती है। लेकिन अगर मानसून दगा दे जाता है या बारिश अच्छी नहीं होती है तो फिर वो अपनी भी पीठ थपथपा देते हैं और कहते हैं कि तैयारियां चल रही हैं। किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि ये बिहार में बाढ़ का भी प्रकोप अक्सर देखा जाता है? सुधांशु जी। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है और बाढ़ की तैयारी हो या सुखाड़ की,
बाढ़ से बचाव के लिए हमको पूर्व से तैयार रहना चाहिए, सरकार को तैयार रहना चाहिए, लेकिन सरकार एक साल तक कुछ करती नहीं है, उसके बारे में सोचती नहीं है। और जब बाढ़ की चपेट में हमारे लोग आ जाते हैं, बिहार बाढ़ से डूबने लगता है, तब उसके बचाव के लिए, उसके राहत के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं और ये एस्टिमेट बनाते हैं, तैयारी करते हैं। अगर पूर्व में हम बाढ़ की तैयारी करें, जिस तरह से अभी आपने दिखाया ये कोसी बराज, तो उससे उसको बिहार सरकार मेंटेन करती है, बिहार सरकार मेंटेन करती है और केंद्र सरकार पैसा मुहैया कराती है। तो उसका एस्टिमेट शुरू से सालों भर उस पर काम होना चाहिए, ना कि सिर्फ बाढ़ के समय ही होना चाहिए। हम आपको बताएं, वो क्षेत्र तो प्राकृतिक आपदा का है, लेकिन कई बिहार में ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्राकृतिक रूप से बाढ़ नहीं आती, बल्कि सरकार के डिसमैनेजमेंट या अक्षमता के कारण बाढ़ आती है, जिस पर हम तैयारी नहीं करते हैं, बल्कि जानबूझ के। और बाढ़ एक मैं बताऊं, मैं भागलपुर सुल्तानगंज से विधायक रहा हूं, वहीं का मैं रहने वाला हूं। हमारे यहाँ एक बड़ुआ नदी की समस्या है और हमारे यहाँ गंगा के पानी का बाढ़ नहीं आता है, लेकिन उधर 2 डैम है, एक बिलासी डैम है, हनुमाना डैम है। जब पानी की बारिश कम होती है, पानी की आवश्यकता होती है किसानों को, तो उस समय पानी डैम से छोड़ा नहीं जाता है, डैम में बचा के रखा जाता है। और जब अतिवृष्टि होती है और जब बारिश का पानी इतना ओवरफ्लो करने लगता है डैम में, लगता है कि डैम को भी तोड़ के वो बाहर निकल जाएगा, तब वैसी परिस्थिति में डैम के जो भी वहाँ प्रबंधक हैं उसको एकाएक पानी छोड़ देता है। तो उससे होता है कि उसका इस्तेमाल भी हम नहीं कर पाते हैं और वो पानी एकाएक आने के बाद बाढ़ का कारण बनता है। हमारे यहाँ बड़ुआ नदी में इसी तरह से बाढ़ आती है। और हमने एक बार वहाँ जब मुख्यमंत्री गए हुए थे नीतीश जी और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी जाते थे, उनके बीच भी, और यहाँ भी हमने आके कई बार उस पर प्रश्न भी उठाया, लिखित में उनको हमने दिया, आग्रह किया कि पानी का जो बहाव आता है, माने इनपुट जो पानी का है, वो बहुत ही ज़्यादा एकाएक आता है और उसका निकास जो है, एग्जिट, वो बहुत ही संकरा होता है। तो जिसके कारण पानी का पूरा बहाव नहीं हो पाता है। बड़ुआ नदी की भी बनावट इसी तरह से है कि पीछे का मुहान बहुत चौड़ा है, जो बंसीपुर चटमा से उसकी शुरुआत होती है, बहुत चौड़ा है, और जलधारा जब आती है तो उसका निकास कम है। और दूसरा कारण ये भी है कि उस नदी का तटबंध बिल्कुल बलकस मिट्टी से होता है, तो एकाएक जब पानी आता है तो बलकस यानी पूरे तरीके से वो मिसमैनेजमेंट। और यही नहीं, मैं इस पर मेरी बात को पूरी होने दीजिए। इस पर मैंने जो विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प रखा था, 56 करोड़ 8 लाख रुपया सैंक्शन हुआ था। मैंने इस पर डिमांड किया था कि दोनों तटबंध जो इस शेप में है, पीछे बहुत चौड़ा और आगे सकरा, इसको पैरेलल कर दिया जाए, यानी जितना पानी का दबाव पड़े उतना पानी का निकास। लेकिन उस बात की भी पूरे तरीके से और दोनों तटबंध पक्कीकरण हो, उसमें पैसा भी स्वीकृत हुआ। लेकिन 2010 का चुनाव हो गया, हम विधायक नहीं रहे और उसके बाद वो योजना खटाई में पड़ गई, खटाई में चली गई और गंभीरता उसमें मामला बना नहीं देखा गया। बिल्कुल सुधांशु जी, हम दोबारा आपके पास आएंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरा से चंदन हमारे साथ है। स्वागत है चंदन जी आर्यन अभियान में, क्या कहेंगे, क्या कहना है आपका? जी सर, नमस्कार। नमस्कार चंदन जी। जी हम आरा से बोल रहे हैं। जी चंदन जी बोलिए। चंदन जी, हम आपसे कहेंगे, दूसरे दर्शक से भी गुजारिश करेंगे कि अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दिया करें जब आप हमें फोन करते हैं, अपनी बात रखें चंदन जी। जी हम बोल रहे हैं कि जो ये बाढ़ जो आपदा प्रबंधन है जी, तो ये बाढ़, हेलो, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखनी चाहिए। एक बार फिर से हम दूसरे दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, कृपया करके आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें और सीधे अपनी बात रखा करें। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ सुपौल से अनिल जुड़ गए हैं। स्वागत अनिल जी आर्यन अभियान में, क्या कहेंगे आप? और सुपौल की अगर बात की जाए तो कुछ देर में हम आपको सुपौल की भी एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ही जानना चाहते हैं कि बाढ़ से निपटने की किस तरीके की तैयारियां आपके शहर में है? जी,
हम सुपौल निवासी है और खासकर हम बाढ़ क्षेत्र के निवासी हैं। जी। प्रशासन और सरकार के द्वारा बाढ़ से बचाव की कोई पूर्व तैयारी नहीं की जाती है। जी। मैं आपको बता दूं कि बाढ़ जो है, कोसी नदी का जो बाढ़ है, यह अभिशाप और वरदान दोनों के लिए है। जी। कोसी क्षेत्र के निवासियों के लिए अभिशाप है, लेकिन कोसी बांध में लगे अभियंताओं और नेताओं के लिए सोने की चिड़िया है। जी। मैं आपको यह बता दूं कि आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो आपदा से पूर्व सतर्क नहीं रहता है, बल्कि आपदा आने के बाद जो राहत सामग्री का बंटवारा किया जाता है उसके बंदरबांट में लगे हैं। हमारे क्षेत्र में सबसे दुर्भाग्य की स्थिति है कि 2008 में जो 18 अगस्त को कोसा में जो बाढ़ आई थी, प्रशासन और सरकार उससे भी सीख नहीं ली है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा सवाल अनिल जी आपसे था। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल उस बात को मानते हैं, एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन हम आपसे फिलहाल ये पूछना चाह रहे हैं कि इस बार कैसी तैयारी है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या तटबंध वहां पर बनाए गए हैं? अनिल जी बता दूं कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक के लिए यह इलाका घोषित किया जाता है बाढ़ क्षेत्र के लिए। कोसी नदी को मैं कोसी नदी को परसों में प्रवेश किया हूं और कल ही गृह मंत्री आने वाले हैं, पूरे बिहार के सरकार के मंत्री भी आने वाले हैं, बड़े से बड़े लोग आए हैं, लेकिन कोसी नदी पर एक भी काम नहीं किया गया है। एक भी जो कोसी नदी का जो है, अभी भी को बता दे जिला प्रशासन और सरकार कि कोसी नदी पर बांध पर जिनको काम दिया गया था उनको वर्ष 2010 में ही काम को पूरा करना था, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। कई जगह तो कोसी नदी सट गया है और भगवान भरोसे अगर बांध नहीं टूटता है तो इसके लिए प्रशासन और सरकार ने इसके लिए नहीं है, बल्कि भगवान की इच्छा होगी, शायद भगवान भरोसे ही रह गए हैं बिहार के लोग, और खास तौर से कोसी इलाके के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा डर वहीं पर लगा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इससे पहले कि अनिल जी की इस बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, सुधांशु जी से इस पर प्रतिक्रिया लें, आपको एक तैयारी की ग्राफिक सिखाते हैं। जी हाँ, हर साल बाढ़ से निपटने की तैयारी होती है, लेकिन बाढ़ आ ही जाती है। इस साल भी तैयारियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। क्या है वो निर्देश, दिखाते हैं आपको। 13 जिले सामान बाढ़ प्रभावित, 28 जिलों के डीएम को बचाव की तैयारी के लिए निर्देश। सभी अधिकारी जल संसाधन विभाग से नियमित संपर्क में रहें। तटबंधों पर लगातार निगरानी रखें। कमजोर और क्षतिग्रस्त तटबंधों की तत्काल मरम्मत करें। आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क रहे। निजी नाव मालिकों से इकरारनामा किया जाए। पुरानी सरकारी नावों की मरम्मत पहले हो। सीमेंट के खाली बोरों के आपूर्तिकर्ताओं की सूची तैयार हो। खाली बोरों की कीमत पहले से निर्धारित हो। जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कों की मानसून से पहले मरम्मत हो। तो ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन क्या इन निर्देशों का पालन किया जा रहा है, क्या बात की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। इससे पहले कि सुधांशु शेखर जी के पास आए, एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ सुपौल से ही जुड़ गए हैं, मुस्लिम आलम हैं। स्वागत है मुस्लिम साहब आपका आर्यन अभियान में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर सुपौल की बात करें, जिस पर हम रिपोर्ट कुछ देर में दिखाएंगे भी, इस बार क्या तैयारियां नजर आ रही हैं अगर आप पे गए हैं नदी के किनारे तो? शुक्रिया सैयद भाई। सबसे पहली बात जी, प्रशासन अभी हरकत में सुपौल में है जी, और लगातार मॉनिटरिंग का जो काम है वो चल रहा है जी, और इससे पहले भी डीएम महोदय जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाए थे जी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के वो पूरे आपदा प्रबंधन को पूरा वो टाइट किए हुए हैं यहाँ की जो जिला कलेक्टर महोदय हैं। जी। और इस हिसाब से ये जो लगातार जो बाढ़ की विभीषिका सुपौल में बना हुआ रहता है, जी, उसका मुख्य कारण ये है कि आपदा प्रबंधन हो या जिला प्रशासन हो या बिहार सरकार हो, जी, ये अगर समय से जग जाती है, जैसा कि अभी इन्होंने पहल किया है और 16 जून से इन्होंने एकदम मॉनिटरिंग का काम शुरू किया है। जी, अगर इससे पहले ही अगर ये मॉनिटरिंग का काम शुरू कर देते हैं और जहां कोई दिक्कत होती है, अगर उसको रिपेयरिंग का काम या स्पर को मजबूत करने की बातें हो, अगर ये सब काम करता चला आता है तो हमको लगता है कि बहुत हद तक हम बाढ़ के विभीषिका पर नियंत्रण पा सकते हैं। और सवाल ये है कि एक तरफा हम सिर्फ प्रशासन को ही बदनाम नहीं कर सकते हैं, जी, क्योंकि कुछ पब्लिक के दोष का भी दोष होता है, वो भी अपने आप को इसमें जोड़ के रखें, ताकि हमारा जो ये आपदा प्रबंधन में हम भी साथ साथ अपना रोल करें, ताकि हम एक विभीषिका से बच सके।
धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलम साहब हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। तो निश्चित तौर पर सुपौल से कुछ दर्शक जुड़े सुधांशु जी, और जिस तरीके से कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, 2008 में हमने रौद्र रूप भी उस नदी का देखा है। एक दर्शक ने सीधे तौर पर कहा, इनसे पहले अनिल जी जुड़े थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 2010 में ही कहा गया था और सब सारी चीज़ की पूरी हो जानी चाहिए थी, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, तटबंध तैयार कर लेने चाहिए थे, सब कुछ देख लेना चाहिए था। लेकिन ये 2013 है, इस बार भी तैयारियां पूरे तरीके से मुकम्मल नहीं है। यानी अगर भगवान ना करे, हम तो यही मनाएंगे कि कुछ इस तरीके की स्थिति दोबारा हम ना देखें, बिहारवासी ऐसी स्थिति ना देखें। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है सुधांशु जी, तो इसके लिए प्रशासन नहीं, उनका ही लफ्ज़, अनिल जी का ही लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा, वो भगवान भरोसे ही वहां के लोग हैं। हाँ बिल्कुल, भगवान भरोसे ही हैं। जैसा अभी एक दर्शक और भी बता रहे थे कि पिछले 16 तारीख से, या आपने भी दिखाया, डीएम वगैरह को सतर्क रहने का आदेश दिया गया। अभी उसमें से एक बिंदु ये भी दिखलाया गया कि जो तटबंध कमज़ोर हैं, कमज़ोर तटबंध पर ध्यान रखा जाए। तो ये अब जब बारिश का मौसम आने वाला है, मानसून शुरू होने वाली है, तो बाढ़ तो अब आने वाली है, और अब हम 1 महीना पहले या 2 महीना पहले से इसकी बचाव की तैयारी करें तो ये संभव नहीं होगा ना जी। हमने पहले भी कहा कि जहाँ भी बाढ़ आती है, जो हमारा बाढ़ क्षेत्र है बिहार में, वो हमारी जानकारी में है, बिल्कुल सरकार की जानकारी में है कि किस क्षेत्र से बाढ़ आती है, किस तरह से आती है, और कोसी हो या अन्य नदियों के द्वारा भी कैसे और कौन कौन सा प्रभावित इलाका है हमारा। तो ये पहले से सरकार को नॉलेज में है। तो और सरकार जानती है कि हर साल बारिश होने के बाद बाढ़ आएगी। तो हम आज 2 महीना पहले या 1 महीना पहले क्यों तैयारी करते हैं? वो कमज़ोर तटबंध है। अगर हम पूर्व से 1 साल पहले से, पिछले साल बाढ़ आया उसके बाद ही हम वो तैयारी करना शुरू कर देते कि इस तटबंध को हम 1 साल होते होते मरम्मत करके इतना मजबूत बना दें कि इस पर ध्यान भी हमको देने की ज़रूरत नहीं पड़े, दूसरी जगह हम ध्यान लगाएंगे, तो वो मुकम्मल तैयारी होती। तो ये तैयारी की नहीं जाती है, और जब बाढ़ आने का समय हो जाता है, ये जुलाई से लेके सितंबर तक ये बाढ़ का महीना होता है, बारिश का महीना होता है। तो इस परिस्थिति में हम तो राहत बांट ही सकते हैं, यानी सरकार राहत बांटने के सिवा और कोई काम नहीं कर सकती है। देख रेख या डीएम को भेज दिया प्रशासन के द्वारा कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हो, ये नहीं हो, तो ये तो एक हम नहीं समझते कि सफिशिएंट होगा। क्योंकि जान माल का नुकसान अगर बचाना है उसको, तो हमको पूर्व से तैयारी विगत 1 साल से ही हमको तैयारी करनी चाहिए कि बाढ़ का पानी अगर आता है किस एरिया से, उसको हम किस दिशा में लेके चले जाएं। ये सुधांशु जी, ये बात आपने सही की, ये ऐसा होता क्यों नहीं है? बिल्कुल सही आपने कहा कि एक कोई नदी नहीं है, आप चिन्हित कर सकते हैं, बल्कि आपने चिन्हित किया हुआ भी है कौन कौन से इलाके हैं, क्या ये सरकार भी जानती है, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और हर बार ये भी होता है कि भाई इस बार ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, दिशा निर्देश भी जारी किए गए जो हमने देखा। लेकिन उसके बावजूद तस्वीरें हम ऐसी क्यों देखते हैं? कहां पर ये आपको लगता है कि कोताही बरती जाती है? क्या वजह मानते हैं? ये वजह है सरकार, हम कहें तो सरकार अब क्या सोचती है। जैसे आपने कुछ देर पहले एक उदाहरण दिया था, अपने इलाके का एक उदाहरण दिया था कि आपने अपनी बात को लेकर, अपने इलाकों की बात को लेकर जब विधानसभा में आवाज उठाई तो वहां पर भी, हाँ बिल्कुल, उसमें गंभीरता नहीं दिखाई गई। नहीं, उसमें जब हम लगे हुए रहे तो उसमें पैसे भी सैंक्शन हो गए, पैसे पास हो गए। 56 करोड़ 8 लाख रुपया का मुझे एक चिट्ठी भी मिली, और वो टेंडर में भी गया। लेकिन उस वक्त फिर चुनाव आया, 2010 का चुनाव हो गया, और हम एमएलए रहे नहीं, और परिस्थिति बदली। लेकिन सरकार तो आज भी वही है, मुख्यमंत्री तो आज भी वही हैं, और विकास पुरुष भी कहलाते हैं, और कहते हैं हम बिहार का पूरा कायाकल्प कर दिए। तो जो परियोजनाएं बनी उनके पीरियड में ही, उनके इस कार्यकाल में ही, तो वो बंद कैसे हो गया? और उसी नदी पर बार बार सरकार का खजाना का पैसा उस तटबंध की मरम्मती में लगता है। हमने ये प्रश्न भी उठाया था कि जितना हर साल हम उस तटबंध की मरम्मती में खर्च करते हैं, अगर उसी पैसे को एक मुश्त एक बार हम लगा दें तो हमारा आने वाला कई सालों का पैसा भी बचेगा, आर्थिक हमको फ़ायदा भी होगा, और जान माल का भी नुकसान नहीं होगा, किसानों को भी लाभ होगा, उसका फसल भी बर्बाद नहीं होगा। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। आखिर क्यों वो बंद हो गई? एक मैं और बताऊं, जब हमारे मुख्यमंत्री केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, कृषि मंत्री, उस वक्त ये बाढ़ का इलाका आपका पुनपुन है, ये दरदा नदी और जो है मोरहर नदी, इसके द्वारा भी इधर पुनपुन एरिया में बाढ़ से प्रभावित होता है। ये कोई नेपाल का पानी इधर नहीं आता है,
ये भी अगर तबाह होता है, बाढ़ से डूबता है, तो ये डैम है इंद्रपुरी डैम और कोई डैम है, उससे एकाएक पानी, एक्स्ट्रा पानी, ज़्यादा पानी छोड़ दिया जाता है और उसके बहाव से ये पानी इधर बाढ़ आता है। यहाँ से आप जहानाबाद से इस एरिया से लेते हुए बिहटा तक का पानी इधर घुसता है और निकास का रास्ता यहीं पर मसौड़ी के बगल में थोड़ा सा सकरा सा जगह है, जो पानी को पूरा खींच नहीं पाता है। आता है बहुत ज़्यादा पानी उधर से और उसका खींच पाना जो है, निकास जो है बहुत कम होता है, जिसके कारण वो गाँवों में फैलता यानी है। पूरे तरीके से अगर देखें तो ये मिसमैनेजमेंट, हाँ, बिल्कुल, इसके लिए 80 करोड़ की परियोजना पुनपुन दरधा मैहर परियोजना के नाम से 80 करोड़ की स्वीकृति हुई थी वहाँ से केंद्र से, लेकिन उस पर भी बिहार सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हम मानते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से अगर बात की जाए तो ये यहाँ पर ये बात निकलकर सामने आती है, जो आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, जो कहा जाता है, अक्सर कहा यह जाता है कि पहली चीज़ प्राकृतिक आपदा है, वो कब आ जाती है हमें समझ में नहीं आता है। हम प्रिवेंशन लेते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरीके की आपदा आ जाती है जो 2008 में भी हमने देखा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि इसमें केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि नेपाल पर हम बार बार बोलते रहते हैं केंद्र सरकार को कि नेपाल पर आप दबाव बनाइए, मना कीजिए कि अत्यधिक पानी ना छोड़े, लेकिन नेपाल पानी छोड़ता है और ये बाढ़ आती है। तो क्या इन दोनों बहानों को बोलें या कारण बोलें, जो भी अल्फाज आप इसको समझें, क्या मानते हैं, क्या ये दो वजह सही में है जो ये राज्य सरकार कहती है? नहीं, एकाएक आ जाती है बाढ़, प्राकृतिक आपदा एकाएक आता है, ये सच है, ठीक है, एकाएक आता है, लेकिन किन किन एरिया में आता है ये तो हम जान रहे हैं, हमारी सरकार जान रही है, हमारे लोग प्रभावित होते हैं, उधर के लोग जानते हैं कि इस एरिया में बाढ़ आना ही है, और इसलिए वो बाढ़ से बचाव कैसे हम करेंगे। उधर मधेपुरा हो, सहरसा हो, सुपौल हो, सीतामढ़ी हो, सारे गांव के लोग अपनी व्यवस्था रखते हैं कि हमको बाढ़ से कैसे निपटना है। वो जहां तक कर सकते हैं अपनी व्यवस्था रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बाढ़ आना ही है इधर। तो हमारी सरकार भी जानती है, तो जब जानती है तो एकाएक आएगा, एकाएक बाढ़। तो अब जैसे केदारनाथ में बादल फट गया, कोई नहीं जानता था बादल कब फटेगा, लेकिन यहाँ तो सब लोग जानता है कि बाढ़ आनी है इधर से, और नेपाल के माध्यम से, तो नेपाल के माध्यम से जो पानी छोड़ा जा रहा है, उस पानी को हम कहीं स्टोरेज करें, कहीं एक निश्चित दिशा दे सकते हैं। ये एक जो बहाना होता है, एक बार हमेशा ये बोला जाता है केंद्र सरकार को, अब तो हालांकि केंद्र सरकार यानी कांग्रेस और जेडीयू की बात करें, अब शायद ये बहाना भी ना देखे, क्योंकि दोनों के बीच में किस तरीके से दोस्तियां, करीबियां और बढ़ रही हैं वो आप भी जानते हैं। लेकिन अक्सर ये बात सामने आई कि केंद्र सरकार भी नेपाल पर दबाव नहीं बनाती है, उसके वजह से पानी छूटता है, गांव तबाह हो जाते हैं। केंद्र सरकार तो, हम तो, घर तो मेरा है ना ये जी, बिहार सरकार, बिहार के लिए तो बिहार सरकार है ना। अगर बिहार में बाढ़ उधर से आता है और बिहार में हमारी सरकार है, हमारी सरकार तो उस सरकार पर केंद्र सरकार, क्या ये वैलिड पॉइंट है? मेरा आपसे ये सवाल है, ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड बहाना बनाया जा सकता है, ये क्या सही में ये कारण है? नहीं, ये तो जिम्मेदारी से मुंह छुपाने की बात होगी। हमने कहा मान लीजिए उधर आता है, इस एरिया में जो बाढ़ जहां क्रिएट किया जाता है पदाधिकारियों के द्वारा जी, जब डैम में पानी है और वो जान रहे हैं कि अतिवृष्टि होगी, होने वाली है, ये मौसम की सूचना भी होती है, तो पानी अगर शुरू में ही थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा जाए तो उस पानी का किसान इस्तेमाल भी करे और बाढ़ से भी हम बच सकते हैं। लेकिन शुरू में हम पानी ये पदाधिकारी लोग पानी छोड़ते नहीं हैं, जो भी वहाँ प्रबंधक है तो वो छोड़ते नहीं हैं, और जब अतिवृष्टि होगी डैम को बचाने के लिए वो पानी छोड़ते हैं, जिसके कारण वो गांव में फैलता है, जिसके कारण ये नजारा देखते हैं। यानी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, ये केंद्र की तो परियोजना थी, हमारे मुख्यमंत्री केंद्र में थे उस वक्त की ये परियोजना, जब वो कृषि मंत्री थे। फिर ये परियोजना बंद क्यों हो गई? और इनका एरिया ये पुनपुन साइड का, इनका एरिया बाढ़ से प्रभावित होता है, ये परियोजना बंद कैसे हो गई? बिल्कुल सुधांशु जी, सही कहा आपने। निश्चित तौर पर जिस तरीके से सुधांशु शेखर साहब की बात आ रही है, वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दोष यहां पर मिसमैनेजमेंट का सबसे ज्यादा है। एक दर्शक इस बीच पटना से हमारे साथ धनंजय जुड़ गए हैं। स्वागत है धनंजय जी आर्यन अभियान में। क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं आप? तो फिलहाल उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। सुधांशु जी, जो बातें निकलकर सामने आ रही है और जो जैसा आपने कहा कि एक मिसमैनेजमेंट की बात आती है, एक दर्शक ने कहा कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरे तरीके से इसके लिए अधिकारी पदाधिकारी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो काम नहीं करते हैं।
यही सवाल मेरा आपसे था कि यहां पर आपको पता है कि तटबंध अगर आपके ये कमजोर हैं, ये तटबंध अगर क्षतिग्रस्त हैं, या इस इलाके में बांध की एक जरूरत है, नया तटबंध बनाने की जरूरत है, या फिर ये भी हम देखते हैं कि बिल्कुल तुरंत के लिए एक सीमेंट के बोरे में बालू भरकर या मिट्टी भरकर जो भी वहां पर होती है उन चीजों को भी फेंका जाता है। क्या ये सारी चीज के ऊपर में सही से ध्यान नहीं दिया जाता है? ये सब चीजें हैं बाढ़ से राहत दिलाने के लिए। ये राहत कार्य है जिसको आप रिलीफ बोलते हैं, प्रिवेंशन नहीं है। हाँ, ये प्रिवेंशन नहीं है जी, ये राहत कार्य है। अगर इस बाढ़ का प्रिवेंशन हम करना चाहते हैं तो जिस समय बाढ़ खत्म हो जाती है, पानी का लेवल नीचे चल जाता है, कई नदियाँ सूख जाती है, तो हमारे पास उसके बाद एक साल का समय रहता है। तो उस एक साल में हम क्या करते हैं, ये अहम चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन सरकार करती है क्या कि जब बाढ़ समाप्त हो गया, सारे लोग जब सुरक्षित जगह पर चले गए, अब बाढ़ के खतरा नहीं रह गया, तो कान में तेल डाल के सो जाती सरकार। तो इस तरह से, और फिर जगती कब है, एक महीना पहले कि अब बाढ़ आने वाली है, राहत का। तो ऐसे बाढ़ से निजात नहीं पा सकते। तो इसमें तो एक चीज़ ये भी कही जाती है, कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि इसकी एक वजह यह भी है कि नदी जो है अपनी बहुत तेज़ी से अपना रास्ता बदल रही है। कोसी की अगर बात करें, कुछ देर पहले हमने एक रिपोर्ट में भी दिखाया था कि कोसी भी काफ़ी ज़्यादा पश्चिम की तरफ अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से दूसरी नदियाँ भी अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिस वजह से भी ये परेशानी सामने आ रही है। हाँ, कोसी के क्षेत्र में है उस तरह का उधर, और उसके मिट्टी का भी है कि पानी का बहाव आता है तो बलकस मिट्टी होता है, तो पानी की धारा से वो जल्दी कट जाता है और जल्दी। लेकिन अगर सरकार इस पर केंद्रित हो और कोई इसका रोड मैप बनावे, प्लानिंग करे और बृहद पैमाने पर इसको ले, बिहार में और कुछ तो बचा नहीं है। बिहार में कृषि के सिवा हमारे पास और कुछ भी नहीं। जो खनिज संपदा थी बिहार के बंटवारे के बाद दूसरे राज्य में चला गया। तो पूरी तरह से हम जिस तरह से सरकार एक एक कदम, एक एक प्लान अपना वोट के लिए 5 साल तक बनाती है कि हम किस तरह से क्या करेंगे तो हमारा वोट हमारे पक्ष में आएगा, उस तरह से उतना युद्ध स्तर पर अगर ये सोचने लगेगी कि हमको इससे निजात कैसे पाना है, तो निश्चित निजात मिलेगा। जो नदियां हैं उसको अगर हम तटबंध पक्कीकरण कहीं करके ले जाएं, किस तरफ उसको हम मोड़ना चाहते हैं मोड़ के ले जाएं, तो रास्ता बदलने की बात से एक स्काई लैब एक बार गिरा था, आपको याद होगा। जब स्काई लैब गिरा तो वो जमीन पर या किसी कंट्री में गिर सकता था और भारी जान माल का नुकसान हो सकता था। उस वक्त अमेरिका ने क्या किया, स्काई लैब का डायरेक्शन इस दिशा में मोड़ा, जो असंभव चीज़ था उसको इस तरह का दिशा दिया कि वो जाके समुद्र में गिरे और किसी भी कंट्री को जान माल का नुकसान नहीं हो। तो आपका ये पानी आता है, आप भी उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। एक प्लानिंग है जो कि प्लानिंग यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना होगा। उसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका होगी। केंद्र सरकार से मिल बैठ के आप विशेष राज्य के दर्जा पर केंद्र सरकार को मजबूर कर सकते हैं, जाके दिल्ली तक घेर सकते हैं। और इस बाढ़ की विभीषिका के लिए क्यों, आपको याद होगा पिछली बार जो इसी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा एरिया में जो बाढ़ आई थी 2007 में, शायद जो कोसी का रुद्र 2008 में 2008 में जी 2008 में। लेकिन 2008 में जो रिलीफ कार्य हुआ उसमें सारे लोगों ने, यहाँ तक कि लेजिस्लेचर भी अपने एक महीना का अपना सैलरी तक दिया था। और 2008 से 2010 तक एक शेल्टर लोगों का बनाने के लिए, मवेशियों का शेल्टर बनाने के लिए वो पैसा खर्च नहीं। बिल्कुल, वो पुनर्वास की अगर बात कीजिएगा सुधांशु जी, तो आज भी कई ऐसे लोग हैं जो जिनका पुनर्वास नहीं हो पाया, वो भी हम दिखाएंगे बिल्कुल इस आर्यन अभियान में। इस जो चर्चा चल रही है जरूर दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको कोसी नदी के बारे में दिखाएंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं उस इलाके में। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉगिन करें www.rntv.co.in।